नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग करेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 87 5000 ऑब्जेक्टिव बुक से सेट नंबर 87 देखेंगे और पूरा सेट बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सुनिश्चित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 39 के क में है। किस में है? अनुच्छेद 39 के क में। इसी 39 के क में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह की चर्चा किस में? यही 39 का क में। 39 से क्वेश्चन बनने का हमेशा चांसेस रहते हैं। 39 का ख की बात करें तो 39 का ख में सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, इसकी चर्चा है। वहीं 39 के ग की बात करें तो इसमें धन का समान वितरण की चर्चा है। 38 भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अनुच्छेद 38। तो इसमें क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय मिल सके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये याद रखना है। वहीं अनुच्छेद 40 की बात करें तो ग्राम पंचायत, 41 की बात करें तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, 42 की बात करें काम की न्याय संगत तथा मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता। ये तो बहुत बार एग्जाम में आया। प्रसूति सहायता का उपबंध जो है अनुच्छेद 42 में किया गया। समान नागरिक संहिता इसका व्याख्या अनुच्छेद 44 में है। अब भारत के एकमात्र राज्य गोवा में जो है समान नागरिक संहिता लागू है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? तो ये इनका संबंध है किनका? जयप्रकाश नारायण जी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। कहाँ? सिताब दियारा में। सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 8 अक्टूबर 1979 को इनका मृत्यु हो गया था हृदय और मधुमेह बीमारी के कारण। इन्होंने, आप लोग जानते होंगे, आज़ाद दस्ते का गठन नेपाल जाकर किया था और उसे प्रशिक्षण भी दिया था। इन्होंने समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन किया था। हम लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। वहाँ से ये भाग निकले थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है या उसके लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों से पारित बहुमत से इन्हें हटाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष इसका चुनाव जो है इसकी व्याख्या अनुच्छेद 93 में है। 93 में कहा गया कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक का उसका निर्वाचन करेंगे। वहीं प्रोटेम स्पीकर इसका चुनाव कौन करते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर इसका चुनाव नहीं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगर हटाना हो, लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाना हो तो 14 दिन पूर्व उसे सूचना देना होता है। 14 दिन पूर्व सूचना देकर और लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों से पारित बहुमत से उन्हें जो है हटाया जाता है। वहीं बात करें लोकसभा अध्यक्ष, यह जो है निर्णय करता है किसका? धन विधेयक है या नहीं। इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। वहीं बात करें यह जो है अनुच्छेद 100 इसमें कहा गया है कि निर्णायक मत होने पर, यानी अगर मत बराबर हो गया तो निर्णायक मत कौन देगा? यही लोकसभा अध्यक्ष देंगे। वहीं बात करें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। कौन थे? जीबी मावलंकर। और वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 तो हम लोग जानते हैं ग्राम पंचायत का संगठन, 44 समान नागरिक संहिता, 48 कृषि एवं पशुपालन संबंधी और 49 है राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। देख लेते हैं 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? तो जट जटिन है,
डोमकच ये प्रचलित है, शमा चकेवा ये भी प्रचलित है, तमाशा प्रचलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तमाशा जो है यह महाराष्ट्र का, कहाँ का, यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र की बात करें तो तमाशा और लावनी ये प्रमुख लोक नृत्य है, बहुत बार एग्जाम में आया। वहीं रऊफ जो है, रऊफ यह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य, कहाँ का, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। वहीं बात करें गरबा तो हम लोग जानते हैं गरबा गुजरात का। वहीं घूमर, घूमर की बात करें तो ये कहाँ का है, राजस्थान का। वहीं छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है पांडवानी, क्या, पांडवानी छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है, बहुत बार एग्जाम में आया तो ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संघात्मक गुण विद्यमान है? तो संविधान सर्वोच्च है, ये बिल्कुल सही। संघ और राज्यों की बीच शक्तियों का विभाजन है, ये भी सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ये सारे सही हैं। और यह जो है एक संघात्मक गुण होता है किसी भी संविधान का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के समय निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी होता है? तो कौन सा विभाग उत्तरदायी होता है? आर्थिक मामलों के विभाग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें बजट की बात आई तो बजट की चर्चा तो अनुच्छेद संविधान में नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है अनुच्छेद 112 में। किस में? 112 में। बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा आप लोग बताएं, रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया? तो 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में एकवर्थ समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। अब पुनः 2017 से रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है वह ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। जर्मनी की सहायता से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया। राउरकेला इस्पात की जो स्थापना है वह जर्मनी की सहायता से। वहीं बात करें रूस की सहायता से तो रूस की सहायता से भिलाई जो है यह रूस की सहायता से स्थापित किया गया। भिलाई और बोकारो ये सारे जो है रूस की सहायता से स्थापित किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है, किसे? तो यह किसे पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो निर्यात आयात बैंक को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का गठन शिवरमन समिति के सिफारिश पर कब किया गया? तो ये 1982 में इसका जो है स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं निर्यात आयात बैंक जिससे एग्जिम बैंक भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब किया गया? 1982 ईस्वी में। कब? 1982 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है फिल्लोडी रोग निम्नलिखित में से किस फसल में पाया जाता है? तो फिल्लोडी रोग यह जो है किस फसल में पाया जाता है? तो यह तिल में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस में? तिल में पाया जाता है। वहीं मूंगफली में टिक्का रोग, इसका फेमस रोग है टिक्का रोग। वहीं सरसों की बात करें तो सरसों में तुला सीता रोग और झुलसा रोग भी होता है। वहीं बात करें नींबू में कौन सा रोग होता है? तो कैंकर रोग नींबू में। और धान का खेरा रोग, धान में खेरा रोग किसके कारण? जस्ता के कारण होता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है? देखना है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक सेलुलोज की बनी होती है, बिल्कुल सही। इनमें 88 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है, ये गलत है। इसमें केंद्रक उपस्थित रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा हम लोग समझ लेते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों समझ लेते हैं, दोनों का डिफरेंस भी हम लोग जान लेंगे।
तो प्रोकैरियोटिक, और इधर हम लोग कर लेते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, यह किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। जबकि इसका यूकैरियोटिक इसका सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। वहीं बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक, इसमें जो है अनुपस्थित रहता है और इसमें उपस्थित होता है। वहीं बात करें राइबोसोम की, राइबोसोम की बात करें तो इसमें जो है 70S प्रकार का पाया जाता है और इसमें 80S पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में आया है। वहीं बात करें डीएनए, तो डीएनए जो है इसमें डीएनए एकल सूत्र के रूप में रहता है और इसमें पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र में रहता है। केंद्रिका की बात करें तो इसमें केंद्रिका जो है क्या होता है? इसमें केंद्रिका अनुपस्थित होती है और इसमें केंद्रिका उपस्थित होती है। यूकैरियोटिक में केंद्रिका उपस्थित होता है। वहीं प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है। किसमें होता है? थाइलेकाइड में होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य का मात्रक जूल है, बिल्कुल सही। शक्ति का मात्रक वाट है, ये भी सही। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है, गलत। न्यूटन तो बल का मात्रक होता है, यानी 1 और 2 सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है की बात करें तो इसमें जो है केवल 3 सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही नहीं है। ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है। क्या होता है? ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लालटेन की बत्ती से केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये चढ़ता है बत्ती में केशिकत्व के क्रिया के कारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, केशिकत्व होता क्या है? तो द्रव के केश नली में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होने की घटना केशिकत्व कहलाता है। क्या? केशिकत्व कहलाता है। अगर इसका उदाहरण कहा जाए तो पेड़ में जल का चढ़ना केशिकत्व के कारण, यानी सभी भागों तक जल का पहुंचना। वर्षा के बाद किसान जो है खेत की जुताई कर देते, क्यों? ताकि उसकी केश नली टूट जाए और अंदर की जो नमी है वह ऊपर ना आ सके, वह ऊपर ना आ सके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्रोंकाइटिस रोग यह जो है किसको प्रभावित करता है? यह फेफड़े को प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें होता क्या है? तो इसमें फेफड़े में जाने वाले जो वायु मार्ग होता है उसमें सूजन हो जाता है, जिससे क्या होता है? बलगम बन जाता है और उससे खांसी होने लगती है। और खांसी इसमें जो है, इस बीमारी में खांसी 2-4 हफ्ता तक खांसी रहती है। वहीं बात करें मस्तिष्क से अगर बीमारी, तो कौन सा रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है? तो सोने की बीमारी और मेनिंजाइटिस बीमारी, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। वहीं बात करें श्वास नली, तो श्वास नली की बात करें तो डिप्थीरिया बीमारी, यह जो है श्वास नली को प्रभावित करता है। वहीं अस्थि मज्जा की बात करें तो काला ज्वार या काला जार कहें तो यह जो है अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लकड़ी के पौधों में कैनबियम की गतिविधि को पढ़ने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताएं। तो ये प्लांट हार्मोन कौन सा होता है? ये होता है जिबरेलिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? जिबरेलिन हार्मोन। समझ लेते हैं पादप हार्मोन। पादप हार्मोन से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती। जिबरेलिन जो हार्मोन होता है, जिबरेलिन की बात करें तो यह जो है वृद्धि नियंत्रित करता है, अंकुरित करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। वहीं बात करें ऑक्सिन हार्मोन, ये तो बहुत बार एग्जाम आया, ये पौधों को ऊपर की तरफ बढ़ाता है और ये मोटाई को रोकता है। इसलिए देखे होंगे कि ऊपर पौधे का जो है ऊपर काट दिया जाता है ताकि उसकी मोटाई भी फैले। तो ये ऑक्सिन हार्मोन जो होता है यह पौधों को ऊपर की तरफ बढ़ाता है। वहीं बात करें साइटोकाइनिन, तो यह कोशिका विभाजन करता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है। वहीं बात करें एथिलीन, तो यह जो है फल पकाता है। C2H4 यह गैस अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन है, तो C2H4 यह फल पकाने में मदद करता है। वहीं बात करें एबिसिसिक एसिड, जिसे ABA कहते हैं,
यह वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, यानी यह वृद्धि को रोक देता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है? तो पॉलिश या पेंट बनाने में रेजिन का प्रयोग करते हैं। रेजिन का उपयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका? रेजिन का। वहीं टेनिन की बात करें तो इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। किसमें? चमड़ा उद्योग में किया जाता है। वहीं रेडवुड, तो ये रेडवुड, इसका उपयोग रक्तस्राव या त्वचा संबंधी बीमारियों में इसका जो है उसके इलाज में यह उपयोगी होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मानव जाति का विकास क्रम क्या है? तो मानव जाति का विकास क्रम मछली, उभयचर, सरीसृप, उसके बाद मानव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किस में न्यूनतम होगी? तो निम्नलिखित में ये चारों में देखना है कि किस में ध्वनि की चाल कम होती है। तो ये चारों की अगर बात करें तो इसमें जो है अल्कोहल में ध्वनि का चाल, अल्कोहल, पारा, कांच, हाइड्रोजन, ये चारों में ध्वनि की, ये अल्कोहल की चाल जो है कम होती है। अल्कोहल का चाल होता, अल्कोहल में ध्वनि का चाल होता कितना है ये हम लोग जान लेते हैं। तो अल्कोहल में ध्वनि का चाल होता है 1213 मीटर पर सेकेंड। वहीं बात करें पारा में, तो पारा में होता है 1450 मीटर पर सेकेंड। कांच की बात करें तो 5640 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन की बात करें तो 1269 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे कम तो अल्कोहल में ही है, 1213 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो जल में ध्वनि का चाल 1483 मीटर पर सेकेंड। लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है? 5130 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5-6 वो आप लोग याद रखिएगा। ये अल्कोहल में 1213, पारा में 1450, कांच में 5640, हाइड्रोजन में 1269 और जल में 1483 और लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है? तो सीसा संचायक सेल की बात हो रही है तो इसमें सीसा का ही रहता है। किसका रहता है? कैथोड और एनोड सीसा का ही बना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं वोल्टीय सेल की बात करें, वोल्टीय सेल की बात करें, वोल्टीय सेल में जो एनोड होता है, इधर लिख देते हैं एनोड और ये हो जाएगा कैथोड। वोल्टीय सेल में एनोड बना होता है कॉपर का और कैथोड बना होता है जिंक का। किसका? जिंक का। वहीं लेक लांसो सेल, लेक लांसे सेल, इसका जो एनोड बना होता है वह कार्बन का बना होता है और कैथोड जिंक का बना होता है। वहीं शुष्क सेल, ड्राई सेल, इसका जो एनोड होता है वह किसका बना होता है? कार्बन का, और इसका जो है कैथोड यह जिंक का बना होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो मोस्ले के द्वारा बनाया गया है उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी अभी हम लोग देख रहे हैं मोस्ले के द्वारा बनाया गया है, इसमें वर्गों की, ये बनाया गया 1913 ईस्वी में, इसमें जो है वर्गों की संख्या 18। कितना है? 18 है। इससे पहले मेंडलीफ ने जो बनाया था उसमें वर्गों की संख्या कितना था? 9 था। अच्छा, वर्ग की संख्या तो हो गया 18, आवर्त की संख्या कितना है? तो आवर्त की संख्या कितना है? 7 है। कितना है? 7 आवर्त है और वर्ग 18 है। वहीं जो मोस्ले ने तत्वों को सजाया है वह परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया है। किस पे सजाया है? परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया है। इससे पहले मेंडलीफ ने परमाणु भार के अनुसार सजाया था। किसके अनुसार? परमाणु भार के अनुसार सजाया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनता है? तो अयस्क में अशुद्धियों के साथ शुद्रावक जब मिला देते हैं तो वह पूरा मिश्रण, वह पूरा क्या कहलाता है? धातु मल कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसे अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले गैंग को समझ लेते हैं। गैंग क्या होता है? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ ही गैंग कहलाता है। अयस्क में जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती है उसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। वहीं उसके बाद फ्लक्स समझ लेते हैं। फ्लक्स, तो ये क्या होता है? तो अयस्क में जो अशुद्धियाँ हैं उसे दूर करने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाते हैं, बाहर से जो पदार्थ मिलाते हैं
वही बाहर वाला पदार्थ क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। वहीं धातुमल क्या कहलाता है, तो अयस्क में उपस्थित गैंग और बाहर से जो हम लोग मिला है पदार्थ फ्लक्स, ये दोनों मिला के क्या कहलाता है, धातुमल कहलाता है। तो धातुमल बराबर क्या हो जाएगा, गैंग प्लस फ्लक्स। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? तो टूथपेस्ट बनाने में कैल्शियम और फास्फेट का प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों किया जाता है, क्योंकि हड्डियाँ जो हमारी होती है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, तो इसलिए जो है टूथपेस्ट भी जो है कैल्शियम और फास्फेट का बनाया जाता है। वहीं बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसे CaCO3 कहते हैं, संगमरमर। वहीं कैल्शियम कार्बाइड यह CaC2 ये फल पकाने में काम आता है। और कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसे बूझा चूना कहते हैं, बूझा हुआ चूना कहते हैं। क्या, बूझा चूना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, परम्यूटेट विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? तो परम्यूटेट विधि द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। वहीं बात करें जल की अस्थायी कठोरता होता किस कारण से है, ये भी हम लोग जान लें। तो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जो है जल में अस्थायी कठोरता होता है। और इसे दूर करने के लिए परम्यूटेट विधि का प्रयोग करते हैं। परम्यूटेट विधि और कागलन विधि, ये दो विधियां किया जाता है। कालगन कहते हैं इसको, शायद कालगन कहते हैं, ठीक। कालगन विधि और परम्यूटेट विधि। वहीं जल की अस्थायी कठोरता यह जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है, बाइकार्बोनेट के कारण होता है। और इसे दूर कैसे किया जाता है, तो उबालकर या क्लर्क विधि द्वारा, यानी चूना डालकर क्लर्क विधि द्वारा इसे दूर किया जाता है। और अस्थायी कठोरता उबालकर या क्लर्क विधि द्वारा दूर किया जाता है, जबकि अस्थायी कठोरता परम्यूटेट और कालगन विधि द्वारा किया जाता है। और अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों में है। इसी के बाइकार्बोनेट से अस्थायी कठोरता होती है और इसके क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण अस्थायी कठोरता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, स्तंभ क एवं स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। मिलाना है, हमें देख लेते हैं। पाचन तंत्र, तो यह भोजन का पाचन करता है। परिसंचरण तंत्र की बात करें तो रक्त परिवहन करता है। जनन तंत्र, तो यह वंश परंपरा को कायम रखने के लिए नए जीवों का जन्म देता है। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो शरीर के कार्यों का नियंत्रण करता है। तो आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 से 26 में हुआ था, इसके उपरांत निम्न में से कौन सी संधि हुई थी, यानी कौन सी संधि से प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था? तो ये यांडबू की संधि से समाप्त हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांडबू की संधि से समाप्त हुआ। ये हुआ था 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में लॉर्ड एम हर्स्ट के समय ये हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। वहीं संगोला की संधि की बात करें तो यह 1750 में हुआ। इसमें सभी जो पावर है वह पेशवाओं के हाथ में चला है। बालाजी बाजीराव और जो शिवाजी छत्रपति थे राजा राम द्वितीय के बीच हुआ था। सुगोली की संधि हम लोग जानते हैं 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। चलिए प्रश्न 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो इसे दबाने वाला अंग्रेज था मेजर कैंपबेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंपबेल था। वहीं बात करें दिल्ली, तो दिल्ली में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने किया था। किसने? बहादुर शाह जफर ने किया था। और दिल्ली का जो विद्रोह है उसे किसने दबाया था? तो निकलसन एंड हडसन ने, निकलसन और हडसन ने दबाया था। निकलसन तो मारा गया था, हडसन ने दबाया था। वहीं बात करें मेजर नील यानी मेजर जनरल नील जो है, इन्होंने
कहाँ के जो है विद्रोह को दबाया था? तो इलाहाबाद। कहाँ का? इलाहाबाद के विद्रोह को दबाया था। और इलाहाबाद का विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली। कौन कर रहे थे? लियाकत अली कर रहे थे। वहीं बात करें झांसी, तो झांसी के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई कर रहे थे और उसे दबाया किसने था? हीरोज ने दबाया था। किसने दबाया था? हीरोज ने दबाया था। वहीं बात करें फैजाबाद, तो फैजाबाद का भी नेतृत्व कौन किया था? ये मेजर जनरल नील ने किया था। और फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह कर रहे थे। चलिए देखते हैं। और कानपुर, तो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। और कानपुर के विद्रोह को भी दबाया था कैंपबेल ने। किसने दबाया था? कैंपबेल ने दबाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो इसका गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसके गठन का उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम 1919 उसकी समीक्षा करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो साइमन कमीशन, इसका गठन जो है ब्रिटेन में कब किया गया? नवंबर 1927 ईस्वी में। और भारत ये पहुंचता है कब? 3 फरवरी। 3 फरवरी 27, यहाँ कर लीजिए 27 को गठन हुआ था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को यह मुंबई पहुंचता है, जहां इसका भरपूर विरोध किया जाता है। अच्छा, इरविन के सुझाव पर इसमें भारतीय सदस्यों को इससे दूर रखा गया। इसके जो जितने भी सदस्य थे सारे कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और भारतीयों को दूर रखा गया। इसका भरपूर विरोध हुआ। इसका समर्थन किसने किया था? ये तो एग्जाम में पूछ लिया गया बहुत बार। तो मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग का एक गुट था सफ़ी गुट, इस तीनों ने उसका जो है, मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट ने इसका विरोध किया था, लेकिन मुस्लिम लीग का सफ़ी गुट ने इसका जो है समर्थन दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय तिरंगे को निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया? तो निम्न में से सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे रावी नदी के किनारे, लाहौर में रावी नदी के किनारे नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहराया था। इससे पहले भी तिरंगा झंडा 1907 में 22 अगस्त 1907 जर्मनी के स्टुटगार्ट में, वहाँ पे मैडम भीखा जी कामा ने तिरंगा फहराया था 1907 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो गांधार और मथुरा कला शैली का विकास ये किसके शासनकाल में हुआ? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके काल में? कनिष्क के काल में। गांधार कला जो है यह यथार्थवादी होता है, जबकि मथुरा कला की बात करें तो यह आदर्शवादी होता है। ऐसा आदर्शवादी। चलिए अगला प्रश्न। वहीं बात करें कनिष्क की, तो कनिष्क यह कुषाण वंश के महान शासक थे। किसके? कुषाण वंश के महान शासक थे। इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति भी हुआ कुंडर वन में, चतुर्थ बौद्ध संगीति। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। किसने? वसुमित्र ने किया था। कुषाण की बात करें तो इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, कुषाण वंश ने सोने के सिक्के चलाए। कनिष्क की बात करें तो रेशम जो मार्ग था, रेशम मार्ग, इस पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? कनिष्क का था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, गांधी जी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानतया किस लिए किया था? यानी उपवास जो है वह किसके लिए किया था? तो ये किस लिए किया था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा लगाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण। तो मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक अधिनियम लगाया था उसी के कारण इन्होंने जो है क्या रखा था? जेल में उपवास रखा था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये रखा कब था? तो गांधी जी उसमें जेल में बंद थे। कहाँ? यरबदा जेल में बंद थे। तो 20 सितंबर, डेट पूछ लिया जाता है, 20 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी ने अनशन पर बैठ गए, उपवास करने लगे, उपवास पर बैठ गए। उसके बाद मालवीय जी के सहयोग से, मालवीय राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से, प्रयास से इनके और अंबेडकर के बीच, इनके और
अंबेडकर के बीच जो है समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहते हैं। वो समझौता हुआ कब? 26 सितंबर, यानी 6 दिन लगभग उपवास में रहे थे। 26 सितंबर 1932 को जो है यरवदा जेल में अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। अंग्रेजों ने किया क्या था कि अंग्रेजों ने जो है अछूतों के लिए अलग सा क्षेत्र बना दिया कि आपका ये क्षेत्र रहेगा, आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। गांधी जी ने सोचा कि ये तो बांट रहा है देश को, तो गांधी जी ने कहा कि, और इनको दिया था 71 सीट, इनको जो है 71 सीट दे दिया था अंग्रेजों ने। गांधी जी ने कहा था आपको 71 क्या, हम 147 दे रहे हैं, 147 दे रहे हैं, पूरे भारत में इतना सीट आपका रिजर्व करें, लेकिन एक जगह से नहीं, पूरे भारत में बांट के दे रहे हैं। तो गांधी जी ने राज्य विधानमंडल में 147 सीट दिया 71 की जगह पर, और केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीट की संख्या में भी 18% बढ़ा दिया। और ये समझौता हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच, पूना पैक्ट कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध सोम देवता से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसे है? सोम देवता से है। ऋग्वेद में हम लोग जानते हैं कितने मंडल हैं? 10 मंडल। कितने? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। वहीं बात करें मंडल की, तो ऋग्वेद के 2 से लेकर 7 जो मंडल है उसे प्राचीन मंडल कहा जाता है। प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। चौथा मंडल जो है, चौथे मंडल की बात करें, चौथा मंडल में कृषि संबंधी जानकारी है। कृषि संबंधी जानकारी चौथे मंडल में। तीसरा मंडल से गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कहाँ से? गायत्री मंत्र की चर्चा तीसरा में है, गायत्री मंत्र। वहीं बात करें 7वें जो मंडल है उसमें वरुण देवता किस संबंध जो है, वरुण देवता का संबंध 7वें मंडल से है। और 10वें मंडल की बात करें तो चारों वर्णों का उल्लेख, चारों वर्ण का वर्णन या उल्लेख 10वें मंडल में है। वहीं बात करें इंद्र, तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने श्लोक का प्रयोग किया गया है? 250 श्लोक। और अग्नि के लिए 200 श्लोक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपियां या लिपि लिखी जाती थी, तो वो लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी पहली जो पंक्ति लिखते थे वो यहाँ से स्टार्ट करते थे हम लोग, और फिर दूसरी पंक्ति फिर यहीं से लेते थे, यहाँ से। जबकि अभी हम लोग लिख रहे हैं बाएं से दाएं जाते हैं और फिर बाएं से दाएं जाते हैं। तो जितना भी पंक्ति हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियाँ मिली है वो पहली पंक्ति दाएं से बाएं आया और फिर यहीं से ऐसे गया, फिर ऐसे लिखा जाता था। और इसकी लिपि कैसी मिली है? जो लिपि मिली है सिंधु घाटी सभ्यता की, वह जो है चित्रात्मक लिपि मिली है। चित्रात्मक लिपि मिली है, उसे अभी पढ़ी नहीं जा सकी, उसे अभी पढ़ा नहीं गया। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें होती थी वह शैल खड़ी की बनी होती थी, शैल खड़ी की बनी होती थी। वहीं मुहरों पर एक श्रृंगी पशु का चित्रण होता था, एक श्रृंगी पशु का चित्रण होता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं। कानपुर से 1857 का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, ये बिल्कुल सही है। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, ये भी सही है। बरेली से मौलवी अहमदुल्ला, ये गलत है। बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर खान, खान बहादुर खान ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला की बात करें तो इन्होंने फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था, फैजाबाद से किया था। और दिल्ली से बख्त खां, यही बख्त खां जो है बहादुर शाह जफर का सेनापति था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? तो अदीना मस्जिद उस समय का बहुत भव्य मस्जिद था। इसका निर्माण किसने किया? तो सिकंदर शाह ने किया, सुल्तान सिकंदर शाह ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो निर्माण हुआ था, इसका निर्माण बंगाल में, यह अदीना मस्जिद है कहाँ? बंगाल में है, बंगाल में। और इसका निर्माण 1373 के आसपास प्रारंभ हुआ और 75 में यह पूरा हो गया था। और इसी में जो है सिकंदर का जो है क्या मकबरा भी है।
तो यानी सिकंदर को उसी मस्जिद में दफनाया गया। 19वीं शताब्दी में आए भूकंप में यह मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गया, यह मस्जिद जो है क्षतिग्रस्त हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया है? तो बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस यह कब मनाया गया था? तो ये 10 अगस्त 1929 को मनाया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से सीमा मिलने की बात किया जाए तो मेघालय का तो मिलता ही है, त्रिपुरा भी मिलता है, मिजोरम का भी मिलता है, असम का भी मिलता है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ये सभी से मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैप में देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं हम लोग। बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान ये सारे से भारत की, ये बांग्लादेश हुआ। बांग्लादेश तो इससे कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो सबसे इधर पश्चिम की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल सबसे अधिक सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश से। उसके बाद असम, ये यहाँ और यहाँ भी असम, ये वाला इलाका असम और मेघालय। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार से ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। वहीं भूटान की बात करें, भूटान तो भूटान से सिक्किम, यहाँ से ये वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो पश्चिमी घाट की कह रहा है, तो इसमें ऑप्शन में 3 ही पहाड़ी है, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची। तो सबसे उत्तर में हो जाएगा नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई और तब इलायची की पहाड़ी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो सबसे अंतिम की बात करें तो यही है, कौन सी पहाड़ी? कार्डेमम पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी। उसके बाद आ जाइए अन्नामलाई, उसके बाद इलायची, अन्नामलाई, उसके बाद नीलगिरी। तो नीलगिरी हम लोग जानते हैं यहीं पे जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन है। वहीं दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा चोटी की बात करें तो कौन है? अनाईमुदी। अनाईमुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यही अन्नामलाई पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? अन्नामलाई पहाड़ी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा झील विवर्तनिक झील है? तो वूलर झील जो है यह विवर्तनिक झील का उदाहरण है और तुलबुल परियोजना इसी पर है, यह कश्मीर में है। चिल्का झील की बात करें तो यह जो है लेगुन झील है। कैसी झील का उदाहरण है? लेगुन झील का उदाहरण। चिल्का झील और पुलिकट झील जो तमिलनाडु, वहीं कोल्लूरू झील जो आंध्र प्रदेश में है और अष्टमुर्दी झील जो केरल में है, ये सारे लेगुन झील का उदाहरण है। वहीं बात करें लोनार झील तो यह जो है ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित झील का उदाहरण है। वहीं हिमानी द्वारा निर्मित झील की बात करें तो राकस ताल झील, नैनीताल, जितने ताल हैं उत्तराखंड के, जितने ताल वाले झील हैं ये सारे जो है किससे निर्मित है? इसी से निर्मित है। किससे? हिमानी द्वारा। वहीं बात करें वायु द्वारा निर्मित झील तो राजस्थान का सांभर झील, डिडवाना झील ये भी राजस्थान में है, लूनर कसनरस झील ये सारे जो है वायु द्वारा निर्मित झील है। वहीं सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? तो चिल्का झील। सबसे बड़ी मीठे पानी का झील वूलर झील। वहीं बात करें नौकायान योग झील तो केरल का वेवनाड झील, केरल का वेवनाड झील। वहीं बात करें राजसम्मत झील या आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील या आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच अवस्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित वनों में भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये इस वन में 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर। आइए हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में। वहीं बात करें
पश्चिमी उड़ीसा वाले क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में और पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों में जो है यह वन पाए जाते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वह साल में इसके पत्ते गिर जाते हैं, साल में इसके पत्ते गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। इसका इस वन में के प्रमुख अगर पौधे की पेड़ की बात करें तो सागवान, बांस, साल, शीशम, चंदन, शहतूत ये सारे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। वहीं बात करें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो इसमें जो वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ताप भी उच्च होता है लगभग 24 डिग्री। और यह पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु के तटीय भाग में ये जो वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाए जाते हैं। वृक्षों के पेड़ों की बात करें तो महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिकोना ये सारे जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, गहीर माथा ओलिव रिडले कछुए प्रजनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यह स्थान किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा में ही है चिल्का झील। कौन सा? उड़ीसा में ही है चिल्का झील, सिमलीपाल अभ्यारण्य, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मद्दुमलाई ये सारे कहाँ है? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये टाइगर रिजर्व है। वहीं केरल की बात करें तो पेरियार और परमाम्बीकुलम जो है अभ्यारण्य ये केरल में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न, विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 जून को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। वहीं 7 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 28 जनवरी को मनाते हैं डाटा प्राइवेसी डे, डाटा प्राइवेसी डे हम लोग मनाते हैं 28 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल अभ्यारण्य, नंदनकानन अभ्यारण्य और भीतरकनिका अभ्यारण्य ये तीनों जो है उड़ीसा में पाए जाते हैं, अवस्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टी शब्द यह किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। टी ये होता क्या है? तो जहाँ से पहला शॉट लगाया जाता है उसे टी कहा जाता है, जहाँ से पहला शॉट लगाया जाता है उसे टी कहा जाता है। गोल्फ के अन्य शब्दावली की बात करें तो बोगी फोरसम, केडी और लिम्स ये सारे शब्दावली गोल्फ से संबंधित है। वहीं कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में रेडर, डिफेंडर और वॉक लाइन, टच ये सारे कबड्डी से संबंधित शब्दावलियां हैं। वहीं वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल की अगर बात करें तो ब्लॉकिंग, स्पाइक, अटैक, हिट, अंडरहैंड ये सारे शब्दावलियां वॉलीबॉल से संबंधित है। और वॉलीबॉल में एक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न। शॉर्ट स्टोरी निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें गीतांजलि, इनकी रचना है गीतांजलि। पोस्ट ऑफिस बहुत बार आया एग्जाम में, पोस्ट ऑफिस, गोरा ये सारे किनकी रचना है? और फिर हंगरी स्टोन ये सारे रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। वहीं नेहरू जी की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी की रचना है। वहीं बात करें मदन मोहन मालवीय तो इन्होंने अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाएं का संपादक किया था। वहीं बात करें सुभाष चंद्र बोस तो इनकी प्रमुख रचना है इंडियन
स्ट्रगल किनकी रचना है? सुभाष चंद्र बोस की रचना है, याद रखेंगे। मातृ मृत्यु दर होती है, तो प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु संख्या को मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों की अवरोही क्रम को दर्शाता है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन हैं? तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का? तो ये केरल का, उसके बाद तमिलनाडु का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का। जान लेते हैं। केरल का जो लिंगानुपात है वह 2011 की जनगणना के अनुसार 1084 था। कितना? 1084। उसके बाद तमिलनाडु का नंबर, तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 था। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर, इसका लिंगानुपात 993 था। कितना? 993। इसके बाद की अगर बात करें तो मणिपुर का, किसका? मणिपुर का, वहाँ का लिंगानुपात 992 था। उसके बाद की बात करें तो छत्तीसगढ़, वहाँ का लिंगानुपात 991 था। वहीं पर है भारत का लिंगानुपात कितना? 2011 की जनगणना अनुसार 943। और बिहार का लिंगानुपात की बात करें तो 918। कितना? 918। वहीं बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो गोपालगंज का, और सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो मुंगेर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा और औषधि, ये तीनों उत्पादन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं टमाटर और मांस ये किस क्रांति से संबंधित है? तो लाल क्रांति से। किससे? लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से था। वहीं कुछ और प्रमुख क्रांतियां हम लोग जान लेते हैं। भूरी क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक से। किससे? उर्वरक से है भूरी क्रांति का संबंध। वहीं बादामी क्रांति का संबंध किससे? तो मसाला उत्पादन का संबंध बादामी क्रांति से। वहीं गोल क्रांति तो आलू उत्पादन, किससे? आलू उत्पादन। वहीं खाकी क्रांति ये चमड़ा उत्पादन, किससे? चमड़ा उत्पादन। और काली क्रांति यह कच्चा तेल, किससे? कच्चा तेल से। और स्वर्ण क्रांति इसका संबंध किससे था? तो बागवानी से। किससे? बागवानी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्यूरोसियो की जलधारा के संबंध में कौन सही है? देख लेते हैं। क्यूरोसियो तो यह जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। चलिए मैप में देख लेते हैं। जलधारा से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, एकदम याद कर लेना है आप लोगों को। चलिए देखते हैं मैप में। चलिए जलधारा देखना था हम लोग को, तो था कि क्यूरोसियो जो है कहाँ की जलधारा है? तो क्यूरोसियो ये जो जितने सारे येलो कलर से है ये गर्म जलधारा है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं प्रशांत महासागर की जलधारा। ये प्रशांत महासागर का इलाका हुआ। तो क्यूरोसियो ये गर्म जलधारा, पीला से डिनोट किया है, गर्म जलधारा। वही बात करें इसे समझने के लिए, भूमध्य रेखा से ऊपर अगर हम लोग जाते हैं यानी उत्तरी अक्षांश की ओर, तो इसमें जो क्लॉकवाइज होगा वह गर्म जलधारा होगा, और एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो वह ठंडी जलधारा। यानी इससे दूर जो जाएगा, भूमध्य रेखा से अगर जो दूर जा रहा है तो वह कैसी जलधारा होगा? क्योंकि भूमध्य सागर पे टेम्परेचर ज़्यादा होती है, शुष्क वाला इलाका होता है, तो यहाँ से जो ध्रुव की ओर धारा जाएगी वह होगी गर्म जलधारा, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जो भी जलधाराएँ आएगी वह होगी कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा है। तो क्यूरोसियो जलधारा इसका ये डायरेक्शन हुआ, ये एक गर्म जलधारा। वही क्यूराइल जलधारा या ओयासियो जलधारा यह ठंडी जलधारा है। और यहीं पे है सुसीमा जलधारा, यह भी ठंडी जलधारा है, सुसीमा जलधारा। इस साइड अगर आ जाइए तो अलास्का की जलधारा या प्रशांत की गर्म जलधारा है, कैलिफोर्निया की जलधारा यह जो है एक ठंडी जलधारा है, और पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा यह भी प्रशांत की एक ठंडी जलधारा है। वहीं अटलांटिक की बात करें, अटलांटिक की, तो इसमें लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा, केनारी यह ठंडी जलधारा, और नीचे दक्षिणी अक्षांश में बेंगुएला यह एक ठंडी जलधारा। बाकी सारे गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, ब्राज़ील की जलधारा ये सारे गर्म जलधारा हैं। इरमिंगर
इरमिंगर की जलधारा, ये भी एक गर्म जलधारा है अटलांटिक की। वहीं हिंद महासागर वाला इलाका की बात करें तो मोजाम्बिक, मेडागास्कर और अलुगुहास, ये तीनों हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। वहीं हिंद महासागर की ठंडी जलधारा से अगर प्रश्न आता है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा यह जो है हिंद महासागर की एक ठंडी जलधारा है, जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा यह एक गर्म जलधारा, पूरब की तरफ वाला जलधारा गर्म है और ठंडी वाली जलधारा है ये पश्चिमी की तरफ है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में। तो ये था जलधाराएं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ये लूनी नदी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए लूनी नदी को हम लोग मैप में देखते हैं, इसका उद्गम कहाँ से, इसकी सहायक नदियाँ कहाँ से और ये गिरती कहाँ से है। चलिए मैप में, ये लूनी नदी तंत्र हुआ, इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसका उद्गम की बात करें, उद्गम की बात करें तो ये इसका उद्गम जो लूनी नदी का है वह अजमेर के पास नाग पहाड़ से, कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है, नाग पहाड़ से उद्गम होता है। यहाँ से इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें हम लोग, सहायक नदी की बात करें तो बांडी और सबसे फेमस जवाई, बहुत बार एग्जाम में आया है, जवाई, सागी और इधर से जोजड़ी, ये सारी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। ये नदी आधे ऊपर वाला इलाका इसका कैसा है, मीठा है, और नीचे वाला जो इलाका है वह इसका कैसा है, खारा, यानी इसका पानी खारा नमकीन है। वहीं बात करें अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो 330.5 यानी 330.5 किलोमीटर। और वहीं इसका अगर उपनाम की बात करें तो कहीं इसका नाम है सागरमती, कहीं नाम है रेहड़, कहीं नाम है सलीला, और कहीं खारी और मीठी नदियाँ भी कही जाती है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र लाजोर में क्या कहलाता है, नेहड़ कहलाता है, लाजोर में इसे नेहड़ कहलाता है। बहाव क्षेत्र का 10.41% राजस्थान में है, राजस्थान में इसका 10.41% है। यह नदी अरब सागर में न गिर के कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। कहाँ विलीन हो जाती है, कच्छ के रन में जाके विलीन हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका ताप अपरिवर्तित रहता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा हिमांक क्या होता है, हिमांक, तो हिमांक क्या होता है, किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है। सामान्यतः पदार्थ का द्रवनांक और हिमांक, द्रवनांक और हिमांक का मान क्या होता है, बराबर होता है। जैसे बर्फ का द्रवनांक और हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा हिमकारी मिश्रण क्या होता है, हिमकारी मिश्रण, तो किसी ठोस को उसके द्रव्यमान पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी उस ऊष्मा साधारणतः बाहर निकलती है, या ऊष्मा बाहर निकलेगी। जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ क्या होगा, गलने लगेगा, परंतु गलने के लिए द्रव्यमाप पर जल से ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप बढ़ जाएगा। वहीं हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। जैसे घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग और बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है, इससे मिश्रण का ताप माइनस कितना हो जाता है, 22 डिग्री प्राप्त होता है। तो ये था हिमकारी मिश्रण। वहीं हिमांक भी हम लोग समझ लिए। वहीं अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यनांक दोनों क्या होता है, कम होता है। दोस्तों ये था एडुटेरिया की तरफ से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, आप लोग पढ़ाई भी जब कीजिए तो इसी अनुरूप कीजिए, चीज़ों को एक दूसरे से अटैच कीजिए, यानी इससे संबंधित जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग समझ सकें, जितना ज़्यादा प्रश्न को हम लोग हल कर सकें, इस तरह की पढ़ाई हम लोग की होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।